नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन खिसक चुकी है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए स्थितियां बिल्कुल विपरीत है? मित्रों, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 38 लोगों के नाम उसमें जो है कि हैं, 39 लोगों के उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें 7 सांसदों सहित 3 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों को एमएलए बनाकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनावी नैया को पार कर जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो खड़े हो रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, जी हां, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को भी टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बार बार डरी सहमी हुई सी लग रही है? कारण नंबर 1 मित्रों, मैं जो बता रहा हूं, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि उनको सांसदों को टिकट देना पड़ा है, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना पड़ा है। हालांकि यह उनकी दूसरी सूची है। इसके पहले भी 39 और टिकटों की वो जारी कर चुके हैं प्रथम सूची में। वो वहाँ पे उन्होंने अपने सभी सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है उन्होंने, यानी ए, बी, सी, डी। ए कैटेगरी में वो सीट है जिसमें काफ़ी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है, बी में ठीक ठाक मार्जिन से जीतने वाली, और सी और डी में जहाँ पे लड़ाई काफ़ी कठिन रही है। तो सी और डी कैटेगरी की सीटें भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है। लेकिन सवाल क्या उठ रहा है? सवाल उठ रहा है कि अब तक बीजेपी की यह परंपरा नहीं होती थी कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा न कर दे, उसके पहले ही नामों को जारी करना। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये नाम इसलिए जारी किए गए हैं कि जिससे कि उथल पुथल की स्थिति नहीं हो, क्योंकि उनके अनुसार एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है, बहुत ज़्यादा लोग टिकट लेने वाले लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि प्रथम सूची जब जारी की गई थी तो मध्य प्रदेश में क्या स्थितियाँ बनी थी, पार्टी दफ्तर में कितनी तोड़फोड़ की घटनाएँ घटी थी, वो तमाम तरह की चीज़ें प्रथम चरण में हो चुकी है। लेकिन अभी भी मैं आता हूँ इस मामले के ऊपर कि नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, नाम सुन के उनका कद काठी इतना बड़ा सा लगता है, लेकिन जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री जी की चर्चा की जाती है, सबसे पहले सबों के मन में ध्यान में आता है केंद्रीय 3 कृषि कानूनों को लेकर। जब देश भर के किसान जो है कि दिल्ली के सीमा के आसपास जमा हो गए थे और कृषि मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसानों के साथ वार्ता करें और उन्हें समझाएं कि तीनों कृषि कानून कैसे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया था तो उन तीनों कृषि कानूनों को बड़ा पवित्र कानून बताया था, लेकिन कहा था कि हमारी गलती रही कि हम इसे किसानों को समझा नहीं पाए। और अगर किसानों को समझाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी तो वो नरेंद्र सिंह तोमर की थी। यानी कृषि मंत्री रहते हुए स्वाभाविक तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर 3 कृषि कानूनों का महत्व किसानों को नहीं समझा पाए। अब उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मित्रों मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ के 1.5 वर्षों के शासन को छोड़ दें तो शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी का शासन लगभग 20 वर्षों का है। यानी 20 वर्षों का मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का शासन, मामा जी का शासन, काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। उनके प्रति नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है लोगों में इस समय, और वो नाराज़गी 2018 में भी थी। इस कारण से उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई थी। लेकिन कमलनाथ 1.5 साल शासन में रहे थे, उनको अपने वादे पूरे करने का मौका नहीं मिला था मध्य प्रदेश में। अभी भी कांग्रेस डंके के चोट पे वादे कर रही है कि हम आएंगे तो एक्स वाई जेड तमाम तरह की चीज़ें करेंगे, लेकिन जो वादे ये इन्होंने किए थे उसको तो ये पूरा नहीं कर पाए। अभी शिवराज सिंह चौहान ये भी नहीं कर सकती, बीजेपी ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें 20 वर्ष का पूरा पीरियड मिला हुआ है। दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी जिससे अपना ताकत बताती थी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए चुनौती ये केवल ये नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के 20 वर्षों के शासन को कैसे वो महिमा मंडित करें, जनता के बीच में उसे एक अच्छा शासन के रूप में बताएं। उनके ऊपर डबल इंजन के मामले में जो केंद्र सरकार की जो बड़ी इंजन है उसके सफलताओं को भी बताने का समय है उनके लिए। और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में अगर आप जाते हैं
तो मध्य प्रदेश में डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, यानी 9.5 वर्ष के केंद्र सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का और 20 वर्ष के मामा जी के शासन का। यानी अगर टोटल अवधि जोड़ दें तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए चुनौती इतनी ज़्यादा है कि कम से कम 30 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ के उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जब वो किसानों को ये भूमिका में नहीं समझा पाए 3 कृषि कानूनों का महत्व, तो 30 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ के वो कैसे समझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक टिकट जो दूसरे मंत्री जी को दिया गया है, फग्गन सिंह गुलस्ते आखिरी बार विधानसभा चुनाव 33 वर्ष पहले लड़े थे। जी हाँ मित्रों, 1990 में आखिरी बार मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत मुश्किल से उनके ऊपर से भी धूल वगैरह हटा के उन्हें फिर से चमका के अब मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए टिकटें जारी कर दी हैं उनके लिए कि लड़िए चुनाव। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये परिस्थितियाँ क्या दिखाती है कि आप 3 केंद्रीय मंत्रियों को एमएलए बनाने पर तुले हुए हैं। ये परिस्थितियाँ देखिए, राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है और इसका सीधा परसेप्शन जा रहा है कि कांग्रेस के वहाँ पे जो एक तरह से कांग्रेस की आंधी चल रही है या सुनामी चल रही है, उस सुनामी से निपटने के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। प्रयास केवल यही नहीं चल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया। अगर आप प्रयास देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री हाल के कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की 7 यात्राएं कर चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री 7 मध्य प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं। और गृहमंत्री अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि उनका एक्सटेंडेड ऑफिस अगर भोपाल को कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी मोदी और अमित शाह जी ने पूरी ताकत लगाई है वहाँ पे। लेकिन उन्हें जो कठिनाई हो रही है, कठिनाई की स्थिति क्या है? अब तालमेल की कमियां दिख रही हैं। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने भांजियों और बहनों के लिए लाडली योजना लेके आते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बल होता है उनका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश में भाषण दिया, भोपाल में जो भाषण दिया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उसमें महिलाओं से संबंधित तमाम केंद्रीय योजनाओं के बारे में बात हुई, उसमें महिला आरक्षण के ऊपर भी बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने लाडली योजना के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब है शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री के बीच के जो समीकरण हैं, या अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान के बीच के जो समीकरण हैं, उन समीकरणों में भी कमियां हैं कई जगह पे। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, और दूसरी चीज़ आप खुद ऐसे संकेत दे रहे हैं कि भाई आपके पास लोकल लीडर नहीं है, आप सांसदों को टिकट दे रहे हैं, यानी लोकल स्तर पे आपके टिकट आप नहीं बांट पा रहे हैं। अब फिर जब सांसदों और मंत्रियों को आप टिकट दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को, तो जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय वर्कर हैं उनके भीतर क्या आक्रोश होगा कि उन्हें टिकट नहीं मिला। यानी जो लोग लोकल स्तर पे वहाँ पे 5 वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे कि चुनाव आएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी निराशा की स्थिति अलग होगी। दूसरी चीज़ जो समझने की स्थिति है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी का इशारा था मध्य प्रदेश में 20 वर्ष वाले जो वोटर्स हैं, उन्होंने खुल के कहा कि जो लोग 20 वर्ष के वोटर हैं आप लोग, मैं आप लोगों को अच्छे भविष्य की गारंटी देता हूं। और उन्होंने कहा कि आप तो खैर बीजेपी के सुशासन में ही पैदा हुए, आपको कांग्रेस के कुशासन देखने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने यह भी चीज़ कहा मित्रों कि आपके परदादा को, आपके दादा को और आपके पापा को, आपके बाप को कांग्रेस के शासन ने बहुत प्रताड़ित किया है, वो दौर आपने देखा नहीं है। इसलिए अगर अपने दादाजी के साथ जो अन्याय हुआ, आपके परदादा के साथ जो अन्याय हुआ, आपके पिताजी के साथ जो अन्याय हुआ, उसका बदला लेने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आपके स्वर्णिम भविष्य की गारंटी है। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं मित्रों कि प्रधानमंत्री जी जब गारंटी की बात कहते हैं आजकल, तो उनके गारंटी के ऊपर कई सवाल उठने लगते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ही 27 जून को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की गारंटी की बात कही थी। उन्होंने गारंटी दी थी कि एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, और काफ़ी जोरदार हमला उन्होंने एनसीपी के ऊपर किया था, उसे नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, और सिंचाई घोटाला से लेकर तमाम घोटालों का वर्णन किया था। और उसके जो मुख्य अभियुक्त थे अजित पवार, 27 जून के ऊपर उनके ऊपर तमाम ये आरोप लगे, और 2 जुलाई को उन्हें जो है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया, उन्हें महाराष्ट्र में जो है कि उन्हें वित्त मंत्रालय भी मिल गया, यानी पूरा का पूरा खजाना ही सौंप दिया, जिनको
कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री के गारंटी पर विश्वास कैसे किया जाए? तो प्रधानमंत्री की स्थिति एक अलग अलग दायरे में है। अब फिर आता है मध्य प्रदेश की जो सामान्य दूसरी स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती क्यों ज़्यादा है। चुनौती ज़्यादा होने का एक प्रमुख कारण है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बड़े खेमेबंदी गुटबंदी की स्थिति बनी थी, क्योंकि 2018 के जीत में जो ग्वालियर संभाग है वहाँ पे कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह, एक फ्रिक्शन की स्थिति थी पार्टी में बनी हुई। लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बिल्कुल एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी वो एकजुट हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी खेमे में अगर हम लोग देखें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही विश्वास नहीं है कि उन्हें अगला एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि उनके नाम की भविष्यवाणी उनकी अब तक जो है कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित किया गया है। उल्टे जो 3 केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पे लाया गया है, वो 3 केंद्रीय मंत्री नए जो है कि मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं, और सिंधिया पहले से ही मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस नए टिकट वितरण से मध्य प्रदेश में, जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 3 खेमों में बटी थी, शिवराज सिंह चौहान के खेमे की भारतीय जनता पार्टी, नाराज भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया भारतीय जनता पार्टी, अब इसमें और भी कई नए गुटों का निर्माण हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अगर मध्य प्रदेश के चुनाव को आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश के चुनाव कहीं न कहीं कर्नाटका का पार्ट 2 है। उसके भी कई कारण हैं मित्रों। प्रथम कारण, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी थी। कमलनाथ वहाँ पे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के गिरा दिया और अपनी सरकार बनाई। यही स्थिति हम लोगों ने कर्नाटक में भी देखा था कि वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और उसको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। दूसरी परिस्थिति अगर मैं तुलना करूँ, कर्नाटक में कांग्रेस काफ़ी सफल रही थी करप्शन के 40% का एक आरोप लगाने में। उसी प्रकार से यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के ऊपर 50% कमीशनखोरी के आरोप लग रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और तीसरी बात, कांग्रेस बड़ी एकजुट होकर, DK शिवकुमार और सिद्धारमैया काफ़ी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे कर्नाटक में, और यहाँ पे भी कमलनाथ, जैसा मैंने बताया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह काफ़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही परिस्थितियाँ, वही चीज़, इसलिए परिणाम वही आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और अंततः जो सबसे बड़ी स्थिति जो हम लोग देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की काफ़ी पुरानी नेता उमा भारती, बीजेपी में कोई भी खुल के केंद्र सरकार या मोदी जी की आलोचना नहीं करता, लेकिन उमा भारती खुल के बोल रही हैं। उमा भारती ने अभी महिला आरक्षण के मामले में भी कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। उस 33% महिलाओं के भीतर OBC को आरक्षण मिलना चाहिए था, और उन्होंने कई नाराजगी प्रकट की कि सरकार में भी जो है कि OBC की जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जबकि अगर हम लोग देखें तो महिला आरक्षण को लेकर यह आलोचना विपक्षी पार्टियों ने की, विशेषकर राहुल गांधी काफ़ी मुखर रह रहे हैं। राहुल गांधी ने भी मांग की थी कि इसमें OBC की महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण। दूसरी एक और जगह राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा छत्तीसगढ़ में भी कि अगर आपको आरक्षण देना है तो आरक्षण में एक्सरे का काम जातिगत जनगणना करती है। और यही बात, जातिगत जनगणना का पुरजोर समर्थन उमा भारती भी कर रही हैं। यानी उमा भारती सरीखी बड़ी नेता भी खुलकर वर्तमान में व्यवस्था के खिलाफ बोल रही हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं। तो ऐसे स्थिति में जो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए अगर आज के परिस्थिति में चुनाव हो तो वहाँ पे उनके लिए बड़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पे किसी को कैंडिडेट घोषित नहीं किया है अगले मुख्यमंत्री के रूप में। और मैं बार बार कह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान 20 वर्षों से हैं। कई लोग तुलना करते हैं कि भाई गुजरात में भी तो थी यही स्थिति, गुजरात में भी तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से फिर भी जीत गई। वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात में वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री को भी परिवर्तित कर दिया था और पूरे गुजरात के कैबिनेट को भी बदल दिया था प्रधानमंत्री जी ने। तो एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उस माध्यम से घटा लिया गया था। उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो अभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए, उन्हें बदला नहीं गया है। उल्टे ये संकेत बार बार दिए जा रहे हैं कि आपको फिर से दोबारा नहीं बनाया जाएगा मामा जी, आप दोबारा के दावेदार नहीं हैं। तो ऐसे स्थिति में मामा जी, एक तो उनकी छवि खराब, मामा जी खुद का ताकत कितना लगाएं, और पार्टी में इतने सारे नए लोग आ गए हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में,
तो जो गुटबंदी को घटाने का प्रयास करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी को, उन्होंने अपने इन नवीन प्रयासों से गुटबंदी और मुख्यमंत्री के दावेदारों की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी है। मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की स्थितियाँ जैसे जैसे समय का कालचक्र आगे बढ़ता जा रहा है, बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो रही है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, आज के समय में चुनाव होने पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीनी स्थिति बिल्कुल ख़राब है और कांग्रेस की सुनामी की स्थितियाँ दिख रही हैं। धन्यवाद मित्रों।